हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग को जूलॉजी जो है पढ़ाऊंगा। जो आज से जो है पहला लेक्चर आपका स्टार्ट हो रहा है। कल मैंने आप लोग को जो है डिस्कशन सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था हम लोगों को साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी जो है एक पेपर में पढ़ना है। ठीक है, तो आज साइटोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो है हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल उसके कंपोजिशन, प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेंगे कि सेल क्या है, क्या हमारी बॉडी कैसे मिलकर बनी हुई है, कई कितने ढेर सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हमारा है लेक्चर नंबर 1 और हमें पढ़ना है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसमें जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे और हम उसके लिपिड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सेल क्या है? सेल हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सेल की। सेल क्या है हमारा? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? सेल जो है हमारे बॉडी का क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। ठीक है, मैं हिंदी बोलने भाई, मुझे बताया गया है कि वहां पर डीडीयू में जो है हिंदी भी थोड़ा बच्चों को बताना है, तो मैं हिंदी भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है हमारे बॉडी की, सेल। तो कई सारी सेल मिलकर हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। तो आप एक ये फंडामेंटली जाने रहिए कि सेल है, सबसे छोटी यूनिट हमारे बॉडी की सेल है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल आपस में कई सारी एग्रीगेट होकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू जो है कई सारे आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर जो है हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बना हुआ होता है? हमारा ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो हमारा बना हुआ होता है। तो हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जूलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम एनिमल सेल को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं एनिमल सेल में जो है हमारा क्या, सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं सेल का बना के दिखाऊं आपको, तो एक रफ डायग्राम में बनाता हूं। देखिए कैसे बनाया जाता है। सेल बायोलॉजी है तो सेल बायोलॉजी शुरू करने से पहले जो है हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए सेल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलेगा, रफ डायग्राम है तो समझाने की पर्पज से मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए ये बना दिया आपने बेंजीन, आप जान रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट करिए, आधा उठाया, ये मैंने यहां खींचा, ये मैंने यहां खींचा, यहां मैंने ये आधा किया और ये मैंने ऊपर मिला दिया। ठीक है, फिर मैंने नीचे लिया, इसी तरीके से मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां ले आया, आधा लिया, ऊपर ऊपर यहां ऐसे मिला दिया। ठीक है, फिर यहां से इसी तरीके से। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके अंदर और भी सारी चीजें कई, ये रफ डायग्राम है बस समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूं। ये क्या है? हमारी सेल की जो है क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आज हमें इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेल की जो सबसे बाहर की बाउंड्री है जो सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन वो भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? ये थोड़ा थिन होती है।
ठीक है, ये क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, और क्या होती है, थोड़ा सा मैं इसको ये सही कर दूं, ये देखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा था। ठीक है, ये चीजें हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो उसको हम क्या बोलते हैं, थिन होती है, लिविंग होती है, ये लिविंग होती है। ठीक है, लिविंग होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये सेल के अंदर कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, समझ गए। तो थिन होती है, लिविंग होती है, और क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, अभी मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, अभी मैं अंदर घुस रहा हूं सेल के अंदर की चीजें भी बताना शुरू करूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स को, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, विशेष मॉलिक्यूल को ही सेल के अंदर जाने की ये परमिशन देती है। ठीक है, और इसके ऊपर ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंटेन रिसेप्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जीपीसीआर में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आरबीसी का अगर मेम्ब्रेन है, आरबीसी का अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसमें बैंड 3 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। देन हम बात करेंगे इसके बीच में, हम बात करेंगे इसके बीच में क्या होता है। तो हम इसके बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। तो इसके बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है, जिसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो किसके साथ आगे चल के क्या बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन बनाती है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है ये क्या बनाती है, गोल्जी बॉडी बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके बाद गोल्जी बॉडी आएगा। ठीक है, न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यूअस में उसकी जो बाहर की लेयर है वो किसके साथ कॉन्टिन्यूअस में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। ये हमारा न्यूक्लियर पोल कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैं एक लाइन खींच के नाम लिखते चलता हूं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ये कॉन्टिन्यूअस में ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, रुको थोड़ा सा साफ मैं बनाऊं, बस समझाने के पर्पज से ये बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ होता है, राइबोसोम लगा हुआ होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले को रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे क्या बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये क्या है, रेड रेड कलर का, ये है हमारा राइबोसोम। ये हमारा क्या है, राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूएशन में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। राइबोसोम अगर लगे हुए हैं तो राइबोसोम हमारे प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं सेल के। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। यहां पर लिखो राइबोसोम, ये क्या है हमारा, प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा। फिर इसी के नीचे हमारा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, स्टैक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। यहां पर हमारी ये क्या है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को पकड़ती है। ठीक है, और वो कहां पर टारगेटेड ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कि जो है लाइसोसोम में जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएगा, उठा के भेजने का काम कौन करती है, हमारा गोल्जी बॉडी करती है। इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं।
ठीक है, तो गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे राइबोसोम से जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसके ऊपर, उसको पकड़ रही है और उसको किस ऑर्गेनेल्स पे जाना है। अब यहाँ गोल्जी बॉडी तय करेगी कि उसको कहां भेजना है, उसके ऊपर क्या लगाएगी, सिग्नल लगाएगी। अगर एमटीएस माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल लगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा वो प्रोटीन। अगर एसटीएस स्ट्रोमल टारगेटिंग सिग्नल लगा तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। अगर उस पे M6P माइनो 6 फास्फेट अगर टैग लगा उस प्रोटीन के ऊपर तो वो हमारा कहां जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा। इसी तरीके से जो है सब क्या है, अलग अलग सबके लिए जो हमारा क्या होता है, सिग्नल होता है जो गोल्जी बॉडी में लगाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर ले, एक चीज याद रखना बस, जस्ट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके नेटवर्क एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी पे ले जाने का काम हमारा कॉप 1 करता है और गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वापस ले जाने का काम हमारा जो है कॉप 2 करता है। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम है, आप जाने रहिए बस। ठीक है, इसी के अंदर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, यहाँ बीच में हमारी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियस में हमारी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस में हमारा क्या क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, डीएनए होगा, इसी में डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। तो ये सारी चीजें हमारी कहां प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, और न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में आप लोग पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। तो न्यूक्लियस में हमारा क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को करवाया जा रहा है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस हमारा कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो हमारा कहां होता है, बाहर होता है, साइटोप्लाज्म में। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, रुको मैं बताता हूं आपको डिटेल में। सब हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, हमारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म हम लोग बता दूं मैं आपको, ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर की मेम्ब्रेन है, उसका क्या काम है, हमारे सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, साइटोप्लाज्म वाला इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखना। ठीक है, कि यहां पर बैलेंस बना रहे, होम्योस्टेसिस एक टर्म होता है। ठीक है, इंटरनल जो सेल का इंटरनल जो होम्योस्टेसिस उसको मेंटेन करने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक थिन लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल जो है मेम्ब्रेन है, जो कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर आने की परमिशन देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, मतलब अंदर वाले पार्ट एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम करता है। ठीक है, एक बैरियर की तरीके से काम करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल को शेप, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अभी मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में बताऊंगा, फास्फोलिपिड के बारे में, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फास्फोलिपिड क्या करता है, वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसी में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी में हमारा ये है, हमारा क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल करते हैं मतलब एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, एटीपी बनाने का काम कर रहा है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है किस फॉर्म में की जाती है, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इसी में हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे, ये क्या है हमारा, यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो बस मैं आपको बेसिक सेल का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, आपको यहाँ पर याद करने वाली चीजें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता रहा था, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो एक सेल का क्या है,
आउटर बाउंड्री बनाता है, ठीक है, थिन होता है, लिविंग होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, जिसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने का काम जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। चलो आगे, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। सेल के बारे में जनरल हम लोग को जानना जरूरी था। मैंने बताया आप लोगों को कि सेल जो है क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कई सारे सेल मिलकर एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो हमारे क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म। पूरे हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एक यूनिट ही तो है हमारे बॉडी की, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं। ये थोड़ा थिन होता है, मैंने भी पीछे ही बताया, फिर से मैं लिखता हूं, थिन होता है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब अलाउ करता है कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर घुसने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब allows some specific molecules to in और आउट द सेल, ठीक है। सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही अलाउ करता है। इसके लिए ढेर सारे इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे इस चीज के लिए जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर चैनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ढेर सारे चैनल प्रेजेंट होते हैं। हमारा ऐसे पोरिन प्रोटीन है, वाटर चैनल है, ठीक है, कॉनेक्सॉन से मिलकर बना हुआ होता है, जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटॉन और जो हमारे पोटेशियम को एक्सचेंज करने के लिए जो है पंप प्रेजेंट होता है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। तो ये सारी चीजें हमें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। जो क्या करता है, सराउंड करता है साइटोप्लाज्म को, मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। जो सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, घेर रहा है, सराउंड कर रहा है। मैंने पीछे वाले में इसमें डायग्राम में बताया, ये हमारा सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। मैंने कहीं पे लिखा नहीं है क्या, यहां पर लिख लो, ये सब हमारा क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है। ये हमारा क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से सेल के घेरे हुए है कौन, हमारा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देन हम बात करेंगे आगे, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो अभी आगे मैं बताऊंगा फ्रूट मोज़ेक मॉडल, या फिर आप रफ डायग्राम बना के उसकी जितने पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आप एग्जाम में बस इतना लिख के आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट सेपरेट्स internal environment of the cell to from external environment, ठीक है, from external environment, ठीक है। सेल के अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, ये अलग करता है ये, ठीक है। सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो गया, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये बैरियर बना रहा है, तो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग ही तो कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, सेल के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम ये कर रहा है, ठीक है। और क्या चीजें होंगी इसके अंदर जो है, सबसे पहले मैं बात कर लूं कि रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ द सेल, मैंने बताया सिलेक्टिवली परमिएबल है, रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए जो है रेगुलेट करता है ये मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, रेगुलेट
मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टू इन और आउट। ठीक है, 7 से 9 nm ये जो है थिक होता है, तो याद रखिएगा 7 से 10 nm जो है ये थिक होता है। ये जो हमारा लगभग 7 से 10 nm जो है क्या होता है, थिक होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे किस चीज से बना हुआ है ये। मेनली कंपोज्ड ऑफ, यहीं पे लिखूंगा, अरे यार ये क्या लिखा हुआ था, कहाँ क्या क्या मिटा, मेम्ब्रेन दैट सराउंड, पहले रुको इसको लिख देता हूँ, ये मिट गया है। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये मेनली किस चीज से मिलकर बना हुआ है, वो चीजें मैं यहां पर बस एक बॉक्स में डालना चाहता हूं। मेनली कंपोज्ड ऑफ, इन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला हमारा है लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये 3 चीजें हैं इसमें, अभी बताऊंगा। लिपिड्स के भी कई प्रकार हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो एक एक चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। प्रोटीन में भी ग्लाइकोप्रोटीन है, और भी कई तरीके के प्रोटीन है, वो हमें देखने हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी जो हमें कई चीजें देखनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में याद रखिएगा। लिपिड जो होता है सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट होता है। एमंग ऑल ऑफ दीज, एमंग ऑल ऑफ दीज लिपिड जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में जो लिपिड होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, एमंग ऑल ऑफ दीज लिपिड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा जो क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तीनों में से। देन हम आगे बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया केमिकल कंपोजिशन। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो कंपोनेंट में सबसे पहले हम बात कर ले, 3 मैंने बताया था, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सबसे जो केमिकल कंपोजिशन सबसे पहले उसमें क्या था हमारा, लिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे और कार्बोहाइड्रेट्स थे। ठीक है, अब मैं तीनों का फंक्शन पहले लिखवाता हूं, बताता हूं, फिर एक एक करके जो है डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यहां पहले जनरल आप लिख लीजिए। तो लिपिड क्या कर रहा है, मैंने बताया था आप लोगों को, फॉस्फोलिपिड जो है क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, संरचनात्मक फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है हमारा लिपिड। किसका फ्रेमवर्क, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर में सबसे ज्यादा किसका क्वांटिटी होगा हमारा, लिपिड का होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने का काम कर रहा है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जो है हमारा ट्रांसपोर्ट में, रिसेप्टर में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रिसेप्टर, प्रोटीन, कई सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं, जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जीपीसीआर रिसेप्टर होता है। आरबीसी की अगर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बैंड 3 प्रोटीन, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्पेक्ट्रिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बस बता रहा हूं, आप जाने रहिए। ये आप बीएससी लेवल पे आपके उतना ज्यादा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं पूछा जाएगा बीएससी लेवल पे, बस आप बेसिक चीजें जानिए। ठीक है,
ये एमएससी या फिर नेट लेवल पे जान पढ़िएगा आप लोग जो है, ठीक है। एंजाइम हो गया, एडिशन मॉलिक्यूल्स हो गया, एंजाइम हो गए हमारे, एडिशन मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में हमारा सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, ठीक है, एंड सेल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सेल रिकॉग्निशन एंड सेल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मेजर मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करेंगे, अगर हम लिपिड्स में मेजर मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या होता है हमारा, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। अगर हम मेजर मेम्ब्रेन लिपिड की बात कर ले, अब हम देखो लिपिड को तोड़ेंगे, लिपिड से स्टार्ट करेंगे, तो हम अगर बात कर ले मेजर मेम्ब्रेन लिपिड, लिपिड से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लिपिड जो है सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो मेजर अगर हम लिपिड्स की बात कर ले तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा हमारा फास्फोलिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारी मेजर जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं, ये तीन होती हैं, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं, ये तो एनिमल, हम तो जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल सेल को ध्यान में लेके चलेंगे। प्लाज्मा की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी कैंपेस्ट्रॉल, स्टिग्मेस्ट्रॉल और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो वो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेजर मेम्ब्रेन लिपिड है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। हम बात करेंगे फास्फोलिपिड जो होती है उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है स्ट्रक्चरल लिपिड में, ठीक है। ये जो हमारा फास्फोलिपिड है सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, ये जो है मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब बहुलता में, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल लिपिड है, ठीक है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखें तो तीन चीजें उससे मिलकर बना हुआ, उसमें लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड में भी जो मेजर हमारा लिपिड का कंपोनेंट है, मेजर जो लिपिड है हमारा वो फास्फोलिपिड है, ठीक है। याद रखिएगा, एमसीक्यू एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमएससी का एंट्रेंस आप देंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स की। अब हम चलते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स पे। मेम्ब्रेन में कौन कौन सी लिपिड्स प्रेजेंट होती है, अब हम बात करेंगे किसकी, मेम्ब्रेन लिपिड्स की। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स में हम अगर बात कर ले तो मेम्ब्रेन लिपिड जो होती है वो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स होती है। एम्पीपैथिक का मतलब, एम्पी का मतलब होता है दो, दो, ठीक है। मेम्ब्रेन लिपिड जो होती है ये कैसी होती है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होती है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होती है। एम्फीपैथिक का मतलब होता है डॉयल नेचर, ठीक है, दो नेचर होते हैं इसके, ठीक है। अब डॉयल नेचर में इसमें दो चीजें होती हैं, पहला हमारा ये हाइड्रोफिलिक भी होता है और दूसरा हमारा ये जो है हाइड्रोफोबिक भी होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक आप जानते हैं, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, वाटर के पास रहने वाला रीजन, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर जाने वाला, वाटर रेपेलेंट वाला रीजन, वाटर से वो दूर भागेगा। तो हमारा जो मेम्ब्रेन की लिपिड है उसमें जो क्या होता है ना, ये देखो मेम्ब्रेन लिपिड में हेड होता है और उसमें दो फैटी एसिड चेन लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्लाइसरॉल है, और ये हमारा क्या है, फैटी एसिड चेन है, देखते जाइए, ठीक है। फैटी एसिड क्या है, यहां पर चेन है, देखो मैं बता रहा हूं क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो ये जो हेड वाला रीजन होता है ना, ये इसका क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये हेड वाला रीजन जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वाटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो फैटी एसिड वाला इसका टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर रिपेलेंट होता है, ठीक है, वाटर से दूर भागता है, ठीक है। ये वाटर लविंग है। और ये जो हाइड्रोफोबिक है ये हमारा क्या है, ये वाटर को क्या करता है, रेपेल करता है, वाटर को रेपेलेंट वाला पार्ट है, ठीक है, वाटर को रेपेल करता है, रेपेल बस लिख लो, वाटर रेपेल पार्ट,
ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग पार्ट। ठीक है, हमारा ये जनरल क्या है, ये हमारा जनरल लिपिड का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोफिलिक हेड वाला पार्ट होता है और हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट होता है। हेड हमारा ग्लाइसरॉल से मिलकर बना हुआ है, उसका टेल जो है फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़े हैं कि जैसे भी किसी एक्वस एनवायरनमेंट में डालेंगे, तुरंत लिपिड जो है अपने आप को क्या कर लेता है, बाई लेयर में अरेंज कर लेता है। देखो, सपोज करो मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहता हूं। सपोज करो ये कोई जार है, ठीक है, कोई ये एक्वस एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक्वस एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लिपिड मॉलिक्यूल्स को छोड़ेंगे, सपोज करो ये ढेर सारे हमने इसमें क्या कर दिए, लिपिड मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिए। लिपिड मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था ऊपर एक हेड रीजन होता है और एक जो होता है क्या होता है, टेल रीजन होता है। ठीक है, हमने ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स को, लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक्वस एनवायरनमेंट में छोड़ा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे पता है, एक्वस एनवायरनमेंट में आते क्योंकि इसमें दो पार्ट है। ठीक है, इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर लविंग तो है, लेकिन उसका जो टेल है फैटी एसिड है, वो वाटर जो है रिपेलेंट है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तुरंत तुरंत जो है ये जो हमारे फैटी एसिड जो वो है, ये अपने आप को तुरंत क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तुरंत क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे, ये हेड बाहर टेल अंदर, हेड बाहर टेल अंदर, हेड बाहर टेल अंदर, हेड बाहर टेल अंदर, तो ये अपने आप को क्या कर लेंगे, पूरा पैक कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे नहीं पूरा वो गोला बना के दिखाता हूं। कुछ इस तरीके से एग्रीगेट हो जाएंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि ये जो बाहर पानी है, हेड वाला पार्ट जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वाटर लविंग है। हेड वाला पार्ट क्या है, वाटर लविंग है, उसे पानी से प्यार हो, पानी के पास रहेगा। लेकिन टेल वाला पार्ट क्या है, वो वाटर को रिपेल कर रहा है, हाइड्रोफोबिक है, तो टेल वाला पार्ट जो है हमारा अंदर हो जाएगा, जिससे वाटर से वो एक्सपोज ना हो पाए, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वो बाहर की तरफ वाटर में रहता है। ठीक है, और हमारा जो टेल वाला पार्ट है उसका, वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो अंदर की तरफ अरेंज होता है। तो अगर हम लिपिड के मेम्ब्रेन को देखेंगे ना, अगर हम लिपिड के मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सपोज करो ये लिपिड का हमारा मेम्ब्रेन है, सेल का हमारा सपोज करो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब चूंकि सेल के अंदर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, ये हमारा क्या है, सपोज करो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अंदर भी क्या है, अंदर भी हमारा एक्वस एनवायरनमेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी एक्वस एनवायरनमेंट है और बाहर भी जो है क्या है, एक्वस एनवायरनमेंट है। ठीक है, देखते जाओ। अब इसमें क्या होगा, एक्वस एनवायरनमेंट है तो क्या होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स तो यहां पर प्रेजेंट है। मैंने अभी बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेजर हमारा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो लिपिड है, और लिपिड में हमारा फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को मैंने बताया कि ऊपर उसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दो उसमें फैटी एसिड चेन होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो अपने आप को ये कैसे अरेंज करेंगे, इनका हेड जो है बाहर की तरफ हो जाएगा और टेल जो है अंदर की तरफ हो जाएगा। हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या कर लेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, लिपिड बाइलेयर बना लेंगे। ठीक है, लिपिड क्या कर लेंगे, बाइलेयर बना लेंगे। ठीक है, हेड बाहर की तरफ और टेल जो है अंदर की तरफ। तो समझ में आ गया ये चीज, टेल अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि टेल जो हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है।
ठीक है, वाटर को रिपेल करने वाला है, दोनों तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है, तो हेड जो है अपने आप को बाहर कर लिया, टेल अंदर हो गया, टेल जो है पानी से बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारा लिपिड का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। लिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट होता है, एक लिपिड का लेयर ये, एक लिपिड का लेयर ये, इस तरीके से लिपिड बाइलेयर का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन और ऐड करिएगा आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, समझ में आ गया ना, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक क्या है। ठीक है, देन हम आगे चलेंगे, हम बात करेंगे फास्फोलिपिड की। ठीक है, फास्फोलिपिड में क्या क्या चीजें हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फास्फोलिपिड की। तो फास्फोलिपिड में सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, तो फास्फोलिपिड जो है मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मैंने तो ये शुरू में ही बताया था आपको। फास्फोलिपिड क्या है, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है हमारी, सबसे पहले तो ग्लाइसरॉल होता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसरॉल जो मैंने भी हेड बताया था, फैटी एसिड होता है। ठीक है, फैटी एसिड होता है इसमें, इसमें फॉस्फेट होता है। ठीक है, ग्लाइसरॉल के ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ होता है। ठीक है, और पोलर हेड ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वो बनाना चाहूं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस पे दो फैटी एसिड चेन लगे हुए हैं, उसके ऊपर हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो एक हमारा क्या है, पोलर हेड है। पोलर हेड है, ये हमारा फैटी एसिड है, फैटी एसिड टेल है। ठीक है, ये हमारा ग्लाइसरॉल से बना हुआ हेड है, ग्लाइसरॉल से बना हुआ हेड है, और उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फास्फोलिपिड का जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन बात करेंगे, ये क्या है हमारा, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। फॉस्फेट जो कंटेनिंग हेड है, जिसके अंदर ये फॉस्फेट प्रेजेंट होता है हेड के अंदर, ये पूरा हेड जो मिलके बना हुआ है, तो क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है। ये हमारा ये हेड वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर ये हेड वाला पार्ट होगा जो फॉस्फेट के साथ ये पूरा, ठीक है, ग्लाइसरॉल के साथ, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और ये टेल वाला जो पार्ट है, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट जो है क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये भी कई तरीके के होते हैं, फास्फेटाइडिल कोलिन है, फास्फेटाइडिल सीरीन है, फास्फेटाइडिल एथनॉलमीन है। ठीक है, फास्फेटाइडिल इनोसिटॉल है, सब जो है हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड देखते हैं। टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फास्फेटाइडिल एथनॉलमीन, ठीक है, फास्फेटाइडिल कोलिन, इसका अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आइनर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर का मतलब बाहर की तरफ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ क्या प्रेजेंट है, अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ, आइनर लीफलेट बोलेंगे उसको, जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, उसमें क्या प्रेजेंट है। ठीक है, फास्फेटाइडिल कोलिन हो गया, अभी एक एक के बारे में लिखता हूं, पहले नाम लिख दूं, फास्फेटाइडिल सीरीन हो गया, हमारा फास्फेटाइडिल एथनॉल अमीन हो गया, हमारा फॉस्फेटाइडिल क्या हो गया, हमारा फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। आवाज आ रही है ना मेरी, सब डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आगे काम आने वाला है, कोई भी एग्जाम निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं इतना मोर देन एनफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फेटाइडिल कोलिन की, तो सबसे कॉमन जो है हमारा फास्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या है, मोस्ट कॉमन
फॉस्फोलिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे कॉमन जो है क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोलिन होता है हेड ग्रुप के फॉर्म में, कोलिन होता है इसके ऊपर एज हेड ग्रुप फॉर्म। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जनरल मैंने बताया था आप लोग को, इसी के ऊपर क्या जोड़ देंगे, कोलिन जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। अगर इसके ऊपर सीरीन लगा देंगे तो क्या हो गया, फॉस्फेटाइडिल सीरीन। अगर इसके ऊपर हम लोग इनोसिटॉल लगा देंगे तो क्या हो गया, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। ठीक है, तो ये चीजें आप बस याद रखिएगा। ठीक है, तो सबके किसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट है ये याद रखिएगा। ठीक है, आउटर लीफलेट पे ये प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है, आउटर लीफलेट पे ये जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आउटर लीफलेट क्या है, आइनर लीफलेट क्या है, मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं आपको। सपोज करो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये हमारा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इधर साइटोप्लाज्म है। देखते जाओ, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, अंदर की तरफ जो हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बाहर की तरफ हमारा क्या है, एक्सोप्लाज्म है, बाहर वाला पार्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये बाहर वाला आउटर लीफलेट हो गया। ठीक है, ये अंदर वाला हमारा क्या हो गया, आइनर लीफलेट हो गया। तो यहीं पे हम देखेंगे कि ये कहां प्रेजेंट है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन जो है वो आउटर लीफलेट पे है, मतलब फॉस्फेटाइडिल कोलिन हमारा कहां प्रेजेंट है, यहां पर बाहर की तरफ प्रेजेंट है। मैं बस यही बताना चाह रहा हूं आपको, आउटर लीफलेट क्या है, आइनर लीफलेट क्या है, समझ गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो एक्सोप्लाज्म की तरफ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो हमारा आउटर लीफलेट है। जो अंदर की तरफ है, साइटोप्लाज्म से जो जुड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के पास है, वो क्या है, हमारा आइनर लीफलेट है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई फॉस्फेटाइडिल कोलिन के बारे में। देन हम बात करेंगे फॉस्फेटाइडिल एथेनोलामीन। फॉस्फेटाइडिल एथेनोलामीन में क्या होता है, एथेनोलामीन होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, कंटेन्स एथेनोलामीन, इसमें क्या होता है हमारा, एथेनोलामीन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और कर्वेचर में हेल्प करता है, और ये कहां प्रेजेंट होता है, आइनर लीफलेट के पास प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा कौन सा कहां पर प्रेजेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइनर लीफलेट पे, अंदर के लीफलेट पे, जो मैंने भी बताया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की तरफ प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे फॉस्फेटाइडिल सीरीन की। तो फॉस्फेटाइडिल सीरीन जो है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सीरीन प्रेजेंट होता है हेड ग्रुप पे, ऊपर उसके कंटेन सीरीन। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सीरीन प्रेजेंट होता है। इस बेबी जो है आइनर लीफलेट की तरफ होता है, आइनर लीफलेट साइटोप्लाज्मिक, आइनर लीफलेट साइटोप्लाज्मिक का मतलब क्या, वही आइनर लीफलेट। ठीक है, सब डायग्राम के थ्रू बस समझते चलो, बस रफ डायग्राम बना के समझो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चीजों को समझना डायग्राम के थ्रू, दिमाग में इमेज बनाना, तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देन हम बात करेंगे सीरीन के ऊपर हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये जो है ना अपोप्टो कैंसर, जो हमारा अपोप्टोसिस वाला सेल होता है। ठीक है, अपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, उसमें जो हमारा फॉस्फेटाइडिल सीरीन होता है ना, वो कहां प्रेजेंट होता है, जनरली आइनर लीफलेट पे, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है जब नॉर्मल कंडीशन में सेल होती है। लेकिन अगर किसी सेल का डेथ होना है, अपोप्टोसिस होना है, तो ये जो हमारी फॉस्फेटाइडिल सीरीन है, ये आइनर लीफलेट से मूव करके आउटर लीफलेट पे चली जाती है। ठीक है, किसी भी सेल को पहचानना है कि इस सेल का अपोप्टोसिस होना है, ये मरने वाली है, खत्म होने वाली है, डेथ होने वाला है, उसका प्रोग्राम सेल डेथ होने वाला है, तो हम किससे कंफर्म करेंगे, हम जो है तुरंत फॉस्फेटाइडिल सीरीन को देखेंगे। फॉस्फेटाइडिल सीरीन को हम एनेक्सिन 5 एक डाई होता है उसके थ्रू देखते हैं। फॉस्फेटाइडिल सीरीन अगर आउटर लीफलेट पे है, जनरल नॉर्मल कंडीशन में, तो वो आइनर लीफलेट पे होता है। लेकिन अगर किसी सेल को मरना है, डेथ होनी है, उसकी अपोप्टोसिस होना है, तो वो आइनर लीफलेट से फ्लिप होकर कहां चला जाता है, आउटर लीफलेट में चला जाता है। अगर हमारा फॉस्फेटाइडिल सीरीन आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि उस सेल का क्या होने वाला है, डेथ होने वाला है, अपोप्टोसिस होने वाला है, प्रोग्राम सेल डेथ होने वाला है। ठीक है, ये चीजें हो गई। देन हम बात करेंगे फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। इसके अंदर क्या होता है, हमारा इनोसिटॉल होता है, कंटेन इनोसिटॉल।
ठीक है, और ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। जब हम लोग सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे PI2 फॉस्फोइनोसिटॉल जो होता है PIP3 टूटता है PIP2 में, और डैग में डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, जो आगे चलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कैल्शियम चैनल को खोल देते हैं, कैल्शियम बाहर निकलने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा आगे, अभी बस सुन लो, नाम जान लो। ठीक है, तो ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? सेल सिग्नलिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे स्पिंगोमाइलिन की। ये तो हमारे फॉस्फोलिपिड्स थे। अब मैं बात करूंगा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्पिंगोमाइलिन भी प्रेजेंट होते हैं। स्पिंगोमाइलिन जो है ये क्या है? ये जो है ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड ना होकर, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड ना होते हुए भी जो है ये क्या है? स्पिंगोसिन बेस जो है क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, स्पिंगोसिन बेस जो है ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है, लिपिड है। ठीक है, और ये पार्टिकुलरली कहां प्रेजेंट होता है? नर्वस टिश्यू में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, पार्टिकुलरली प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नर्वस टिश्यू हम लोग पढ़े होंगे, माइलिन सी थ्री उसमें जो प्रेजेंट होती है उन सब में स्पिंगोमाइलिन होता है। ठीक है, इंसुलेशन में हेल्प करता है। तो नर्वस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे जो है स्पिंगोमाइलिन का जिक्र बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, स्पिंगोमाइलिन भी यहाँ पर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, देन हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। हम बात करेंगे किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, ये जो है केवल कोलेस्ट्रॉल कहां प्रेजेंट होता है? एनिमल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो है क्या है? इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? इंपॉर्टेंट एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन लिख दो, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये स्टेरॉइड रिपिड है और इसका जो है रिजिड रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है हमारा? स्टेरॉइड रिपिड है। स्टेरॉइड, स्पेलिंग सही है स्टेरॉइड की? स्टेरॉइड लिपिड है विद रिजिड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो रिजिड रिंग स्ट्रक्चर के साथ होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बाइलेयर के बीच में होता है। इसके अगर हम लोकेशन की बात करें, मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन या फिर बीच में होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं अभी लिपिड का। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, रुको, मैंने डाल रखा है यहां पर। आपको दिख रहा है ये डायग्राम? साफ साफ दिख रहा है ना? तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है, देखो कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पर लिपिड के बीच में जो है, फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या हुआ है? धंसा हुआ है। दिख रहा है आपको कोलेस्ट्रॉल? यहाँ पर देखो कई तरीके, अभी मैं पढ़ाऊंगा। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है। पेरिफेरल का मतलब जो मेम्ब्रेन के किनारे पे लगी हुई है, ये देखो किनारे लगी हुई है। इंटीग्रल का मतलब जो थोड़ा सा अंदर घुसी हुई है। ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन को आर पार कर रही है एक बार। ठीक है, इसमें मल्टी पास, सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर देखो प्रोटीन चैनल भी प्रेजेंट है, प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है, वाटर चैनल होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर घुसने के लिए और बाहर जाने के लिए। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ये बाइलेयर की बात हो रही है देखो। और यहाँ पर एक चीज आपको दिखाऊंगा अभी जो पढ़ाया हूं, ऊपर की तरफ देखो, बाहर की तरफ हेड प्रेजेंट है,
बीच में टेल है, यहाँ पर बाहर देखो हेड प्रेजेंट है, दोनों बाहर की तरफ आउटर एनवायरनमेंट, मतलब चाहे वो साइटोप्लाज्म का अंदर का एनवायरनमेंट हो जो एक्वस है, बाहर का एनवायरनमेंट वो भी एक्वस है, दोनों तरफ हमारा क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है। और हेड हमारा क्या था, हाइड्रोफिलिक था, ग्लाइसरॉल डिपेंडेंट था, ग्लाइसरॉल से बना हुआ था, ठीक है। और टेल जो हमारा अंदर की तरफ है क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, वाटर रिपेलेंट पार्ट है हमारा लिपिड का, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर देखो ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या, जब किसी प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, लगा हुआ होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब लिपिड में जब कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरल जो हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अभी तो हम लोग है कोलेस्ट्रॉल पे बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हम कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या क्या है, बस आप जनरल 4-6 फंक्शन इसका जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहला फंक्शन जो है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सबसे पहला फंक्शन है इसका मेंटेन्स मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है। मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने का काम करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो क्या करता है, मेम्ब्रेन में ज्यादा एक्सेसिव फ्लूइड ना भर जाए, उससे उसको जो है रोकने का काम करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी का काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को, रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को, ज्यादा फ्लूइड ना हो पाए, ज्यादा फ्लूइड नेचर में ना हो पाए वो, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज परमेबिलिटी मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी चीज के मूवमेंट को रोकना है, परमेबिलिटी को रोकना है, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो वो क्या करेगा, परमेबिलिटी को रोकने का काम करेगा, ठीक है। और क्या करता है, मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारी, ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स की, आज हम लिपिड्स देखेंगे, आगे कल जो है हम लोग जो है फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की, अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, इसमें लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ, ठीक है, लिपिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, लिपिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, ठीक है। लिपिड जिसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ये मेनली जो है आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, मैंने आइनर लीफलेट और आउटर लीफलेट का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारे बात करें इसके इन्वॉल्व किस फंक्शन की बात कर ले, अगर हम इसके फंक्शन की बात कर लें, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बस 2-4 फंक्शन जान लो आप लोग। तो सबसे पहले सेल रिकॉग्निशन में, सेल रिकॉग्निशन में, सेल सेल इंटरेक्शन में, ठीक है, सेल सेल इंटरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद सेल के एडेशन में, सेल एडेशन का मतलब एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने, एडेशन जोड़ने में, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेल एडेशन में, सेल को कहीं पे चिपकना हुआ, ठीक है, उसमें जो है ग्लाइकोलिपिड का बहुत बड़ा रोल होता है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजन आप लोग जानते हैं ना, एंटीजन का मतलब होता है, एंटी का मतलब एंटीबॉडी और जेन का मतलब जनरेटर। एंटीजन का मतलब ऐसा पार्ट, एंटीजन मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, वो क्या है, एंटीजन है, ठीक है। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है। कुछ बैक्टीरिया के वॉल में ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, हमारा बॉडी अगर बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है, हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो इसी को पहचान कर जो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है और उसको खत्म करने का काम करती है, ठीक है। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है।
एंटीजन प्रॉपर्टी, एंटीजेनिक लिख कर लेना इसे, ठीक है, बस जाने रहो, जनरल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। देन हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन की, बस इतना ही है आज तक के लिए, ग्लाइकोलिपिड्स तक है। अब हम प्रोटीन की बात जो है कल करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक, अभी हमें प्रोटीन देखना है, प्रोटीन के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है, देन उसके बाद हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, ठीक है। आप लोग आइए, डेली यूट्यूब पे एक चैनल अपलोड होगा, डीडी अपडेट चैनल पे आइए, देखिए, कोर्स देखिए, डेली एक लेक्चर करके मैं पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, चाहे वो आपका बीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आगे चल के एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, हर जगह ये काम आने वाला है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कहीं से नहीं छूटेगा, जितना आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जितना मैंने बताया आपके बीएससी के लिए, एमएससी के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है।